नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां पुलिस ने 700 किलो संदिग्ध पनीर नष्ट किया है। शादी समारोह में सप्लाई किया जा रहा था पनीर, बिना फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट के किया जा रहा था सप्लाई। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां शादी समारोह में बिना सेफ्टी सर्टिफिकेट के पनीर सप्लाई किया जा रहा था, जिसके चलते बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मानकों के अनुरूप नहीं पाया है पनीर, जिसके चलते कार्रवाई की। पुलिस ने वाहन कब्जे में लेकर सप्लाई चेन की भी जांच करनी शुरू कर दी है। 700 किलो संदिग्ध पनीर को नष्ट किया गया है। शादी समारोह में सप्लाई करने के लिए ये पनीर जा रहा था, बिना फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट के ये सप्लाई किया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मानकों के अनुरूप इस पनीर को नहीं पाया, जिसके चलते कार्रवाई की है और 700 किलो पनीर को नष्ट कर दिया गया है। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पुलिस ने 700 किलो संदिग्ध पनीर को नष्ट किया है। शादी समारोह में सप्लाई किया जा रहा था ये पनीर, बिना फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट के इस पनीर की सप्लाई की जा रही थी, जहां खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मानकों के अनुरूप इस पनीर को नहीं पाया है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं 700 किलो इस पनीर की जो वजन है, इसे नष्ट किया गया है। शादी समारोह में ये सप्लाई करने के लिए जा रहा था, लेकिन बीच में कार्रवाई की गई तो बिना सेफ्टी सर्टिफिकेट के ये सप्लाई किया जा रहा था। बिना सुरक्षा अधिकारी ने मानकों के अनुरूप इस पनीर को नहीं पाया है, जिसके चलते इसे नष्ट किया गया है। हरिद्वार में 700 किलो संदिग्ध पनीर को नष्ट किया गया है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, अधिकारियों की कार्रवाई चल रही है, जहां 700 किलो पनीर को जब्त किया गया और इसके बाद इसको नष्ट किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इसे मानकों के अनुरूप नहीं पाया है, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। शादी समारोह में सप्लाई करने के लिए ये पनीर जा रहा था, जहां पुलिस ने पहले ही विभाग ने कार्रवाई की और इस पनीर को नष्ट किया गया है। बिना फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट के इसकी सप्लाई चल रही थी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम आवास पर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी ने 178 सहायक सांख्यिकी अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए, जिसके साथ ही अब तक प्रदेश सरकार 26,500 से अधिक युवाओं को नौकरी प्रदान कर चुकी है। सीएम धामी ने नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी युवाओं को हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही सीएम धामी ने विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। सीएम धामी ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को नौकरी मिलना विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। आज सच में आपको बहुत प्रसन्नता हो रही होगी कि आप सब नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, एक नए अध्याय जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन जितनी खुशी आपको हो रही होगी, मैं समझता हूं उससे कम खुशी आपके माता पिता को नहीं हो रही होगी, शायद ज्यादा ही हो रही होगी। भले ही वो कुछ दिखा पा रहे होंगे, कुछ नहीं दिखा पा रहे होंगे, लेकिन बहुत खुशी हो रही होगी आपके गुरुजनों को, जिन्होंने आपको प्राइमरी से लेकर विभिन्न शिक्षा के क्रमों में आपको अलग अलग तरीके से शिक्षा और संस्कार दोनों ही देने का काम किया है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं हम राज्य के समग्र विकास के लिए प्रभावी नियोजन को लेकर काम कर रहे हैं और किसी भी राज्य का नियोजन तभी अच्छा हो सकता है, प्रभावी हो सकता है, जब हम सब लोग ठीक प्रकार से काम करें, जिसमें अच्छी गुणवत्ता हो, अच्छा विश्वसनीय और समयबद्ध रूप से आंकड़े उपलब्ध हों, क्योंकि आंकड़ों के बिना न तो हम योजनाओं को बना सकते हैं और न ही उनकी सफलता और असफलता का ठीक प्रकार से हम मूल्यांकन कर सकते हैं। और सरकार की प्रत्येक योजना की दिशा, गति और परिणाम का निर्धारण आंकड़ों पर ही संभव होता है। इसलिए अर्थ एवं संख्या विभाग से डेटा संग्रह, विश्लेषण और अध्ययन के नोडल विभाग के रूप में काम करता है। इसलिए आप सभी की जिम्मेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार की योजनाओं और नीतियों का लाभ जनता तक कितने अच्छे प्रकार से, कितने प्रभावी तरीके से पहुंच रहा है, किन क्षेत्रों में और सुधार की आवश्यकता है, कहां पर हमको और शोध और अनुसंधान को बढ़ाने की आवश्यकता है। और ये सभी दायित्व अब आप सबके कंधों पर है, आप सबकी जिम्मेदारियों में है
भाइयों बहनों, आप सभी को याद होगा, जैसा अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बहुत संक्षिप्त में लेकिन गागर में सागर भरने का काम किया है। किस प्रकार से पहले जो भर्ती परीक्षाएं होती थी उसमें कितने बड़े पैमाने पर धांधली होती थी, पक्षपात होता था, नकल होती थी, भ्रष्टाचार हुआ करता था, और जो योग्य उम्मीदवार होते थे जिनके अंदर प्रतिभा, क्षमता और योग्यता होती थी, उनको अवसर नहीं मिल पाता था, प्रतिभाओं का निरादर होता था, गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का एक तरह से उनका हक मारा जाता था, उनकी हिस्सेदारी समाप्त कर दी जाती थी और भर्ती प्रक्रियाओं में भी काफी लंबा समय लगता था। और इस देरी का फायदा उठाकर भ्रष्टाचारियों के द्वारा रिश्वत का खेल खेला जाता था, नकल माफिया हावी रहते थे। और हमने इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए बहुत गंभीरता से नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। उसी का परिणाम हुआ कि पिछले 4-4.5 वर्षों में 26,500 से भी अधिक हमारे भाई बहनों को नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि पिछले 4 वर्षों में जितनी नौकरियां हमारे राज्य के युवा भाई बहनों को मिली हैं, अगर उसका पूरा हिसाब लगाएंगे तो राज्य गठन के पश्चात और पूर्ववर्ती सरकारों के समय से ये 2 गुने से भी ज्यादा है। 25 साल राज्य स्थापना के हमारे पूरे हो गए। इस वर्ष हमने राज्य स्थापना का रजत जयंती वर्ष के रूप में हमने इसका आयोजन भी किया, जगह जगह कार्यक्रम भी किए। परंतु ये जो दुगने से इन 25 सालों में जो नियुक्तियां पिछले 4-4.5 वर्षों में संपन्न हुई हैं, उसके कारण से विपक्ष के लोगों को ये रास नहीं आ रहा है कि आज हमारे युवा गरीब माता पिता के बेटे बेटियां अपनी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता और मेरिट के आधार पर कैसे सरकारी नौकरियों में अवसर पा रहे हैं। उनको परेशानी हो रही है इस बात की। मैं उन सभी को आज आप सबके इस कार्यक्रम के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ किसी प्रकार से भी कोई खिलवाड़ नहीं होने देगी और हम युवाओं को रोजगार देने के जो हमारा संकल्प है उसके बीच में किसी तरह की भी कोई बाधा बिल्कुल नहीं आने देंगे। कोई भी निर्णय लेना होगा उसमें 1 मिनट की भी देरी नहीं करेंगे और वो निर्णय ले लेंगे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी विधायक दिलीप सिंह रावत ने कहा कि वाइल्ड लाइफ सुरक्षा में सरकार की भूमिका सीमित जरूर है, लेकिन उत्तराखंड सरकार पूरे मुद्दों को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि पलायन के बीच गांवों में बचे लोगों पर गुलदार के बढ़ते हमले चिंता का विषय है। रावत ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि केंद्र और संबंधित एजेंसियों से समन्वय कर गुलदारों को सुदूर वन क्षेत्रों में शिफ्ट किया जाए ताकि घटनाओं की स्थिति में कार्रवाई आसान हो सके। आगे उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को वन अधिनियम के तहत अपने पक्ष को मजबूती से रखना चाहिए। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट का वाइल्ड लाइफ के सुरक्षा के मामले में ज़्यादा कोई भूमिका होती नहीं, लेकिन केवल क्योंकि वो सुपरविज़न करते हैं तो उसी के हिसाब से हमारी सरकार बड़ी गंभीर है और चिंता का विषय भी है कि जिस तरह से हमारे पहाड़ के लोग आज पलायन भी कर रहे हैं तो उसके जो जितने लोग बचे हैं वो वन्य पशु से जो हैं उन पे आक्रामक हैं और उनके वजह से उनको नुकसान हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड सरकार गंभीरता से विचार तो कर रही है, लेकिन अभी बहुत विचार होना ज़रूरी है। और कई चीज़ों में, जैसे मैं गुलदार के मामले में मैंने निवेदन किया है माननीय मुख्यमंत्री से कि आप सेंटर में जाके जितनी भी उनकी संबंधित एजेंसियां हैं, चाहे बाघ प्राधिकरण है, एनजीटी है, फॉरेस्ट विभाग है, उन सबसे ये रिक्वेस्ट करिए कि गुलदार हमारे यहाँ बहुत प्रचुर मात्रा में हो गए हैं, बहुत संख्या में हो गए हैं, इसलिए इसको शेड्यूल 1 से हटा दिया जाए। और ताकि अगर शेड्यूल 1 से हट जाएगा तो कोई घटना करने पर तुरंत उसको मारने का या
पे पिंजरा लगाने का जो है आदेश करने में जो है सरलता रहेगी। तो इसलिए कि स्टेट गवर्नमेंट को भी इसकी दृढ़ता के साथ वन अधिनियम के लिए अपने पक्ष में क्या हो सकता है उसके सुझाव देना चाहिए। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि कांग्रेस आज भी केवल उन्हीं पुराने चेहरों के सहारे काम कर रही है, जबकि जमीन पर उसकी सक्रियता लगभग ना के बराबर है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि राजनीतिक गतिविधियों में कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देती और जब संगठन सृजन की बात की जाती है तो वो आश्चर्यजनक लगता है, मानो कोई नई चीज खरीद कर नया ढांचा खड़ा किया जा रहा हो। चमोली ने कहा कि संभवतः कांग्रेस इसी कड़ी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन वास्तविकता यही है कि वो केवल औपचारिक रूप से संगठन खड़ा करने का प्रयास करती दिख रही है, जबकि धरातल पर उसकी मौजूदगी बेहद कमजोर है। सही बात तो यह है कि कांग्रेस एक सुपरफिशियल ढंग से काम कर रही है। कुछ चेहरे हैं जो पहले से सक्रिय हैं, पुराने हैं, तो वो ऊपर ऊपर राजनीति में कहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो वहाँ कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं पड़ती है, धरातल पर नहीं है। तो जैसे उन्होंने संगठन सृजन की बात की, मैं उस शब्द से मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि संगठन का सृजन करना मतलब कोई नई चीज खड़ी करना, इसका मतलब संगठन था ही नहीं, तो वो नए सिरे से संगठन खड़ा करने की बात कर रहे हैं। तो संभवतः उसी की कड़ी में ये आगे को बढ़ रहे होंगे, लेकिन वो संगठन सृजन तब कर रहे हैं जब चुनाव सर पर खड़ा है। जब तक वो संगठन को सृजित करेंगे तब तक चुनाव निकल के भाजपा की झोली में जा चुका होगा। तो कांग्रेस की हालत जो है धरातल पर बहुत अच्छी नहीं है, और अब जाके वो हंटिंग कर रहे हैं कि साहब कोई व्यक्ति हमको कहीं मिले जिसका हम उपयोग कर सकें। इससे समझा जा सकता है कि कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति कितनी कमजोर है। राजधानी देहरादून स्थित आईटी पार्क जमीन घोटाले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव थापर ने सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा आईटी पार्क की जमीन, जो कि करीब 98 एकड़ में फैली है और इसका बाजार मूल्य करीब 4,000 करोड़ है, उनकी ओर से इस संबंध में दस्तावेज मांगे गए, लेकिन 2 साल होने को है, उन्हें अभी तक किसी भी प्रकार से दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने मुख्य सचिव सूचना आयुक्त से इस विषय में पत्राचार किया तो संबंधित विभाग को 15 दिन के भीतर दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। इस सिडकुल में उत्तराखंड सरकार की आईटी पार्क की 98.5 एकड़ लैंड, जिसका आज बाजारी मूल्य 4,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, उसमें एक बहुत बड़े संभावित घोटाले की एक अंदेशा नज़र आ रहा है। 2 साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं आरटीआई के माध्यम से कि हमको ये सारी फाइल, दस्तावेज, इससे संबंधित सारे कागज मिले। हमको यही बताया जा रहा है बार बार कि ये फाइल उपलब्ध नहीं है, और जब फर्स्ट अपील में ऑर्डर होता है विधिक कार्रवाई करें एफआईआर करने के लिए, फिर भी नहीं करते हैं। मैं सेकंड अपील में गया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास, मुख्य सूचना आयुक्त ने 5 अगस्त को कड़क ऑर्डर दिए कि अगर 15 दिन में फाइल नहीं मिली तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी निम्न धाराओं के अंतर्गत। फिर उसके बाद ये डरे, जो कई सालों से बता रहे थे फाइल अनट्रेसेबल है, इन्होंने कहा फाइल ट्रेस हो गई। उस ट्रेस होने के बाद भी जो फाइनल ऑर्डर आया, उन्होंने कहा अगर ट्रेस हो गई है तो इनको आप उपलब्ध करा दीजिए डॉक्यूमेंट। आज लगभग 2.5-3 महीने फिर से हो गए हैं। 16 सितंबर को फाइनल ऑर्डर है, ना वो कागज दे रहे हैं, ना वो जवाब दे रहे हैं, और बार बार कह रहे हैं कि हमें जो मिला है हमने आपको दे दिया, फाइल हमें नहीं मिल पा रही है। देहरादून के पचवादून क्षेत्र में शक्ति नगर किनारे ऊर्जा विभाग की भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने व्यापक अभियान चलाया। दामी सरकार के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में कई हेक्टेयर सरकारी भूमि खाली कराई गई, जिस पर कई परिवारों ने अवैध कब्जा कर रखा था या मज़ारें बनाई गई थी। वहीं डीएम सबीन बंसल ने बताया कि सरकारी जमीनों पर फिर चाहे वो ऊर्जा विभाग की हो, नगर निगम की हो या फिर कोई भी सरकारी जमीन हो, उस पर जिसने भी कब्जा किया है लगातार उन पर कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने भारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया, जो जारी रहेगा। ये अभियान अभी भी निरंतर जारी है। अभी आज की डेट में भी विकास नगर में डकरानी डाक पट्टी में जो हमारे सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण थे, उसमें हेक्टेयर्स ऑफ ज़मीन अभी अवमुक्त की गई है, और आगे अग्रिम दिवसों में भी ये अभियान जारी रहेगा। ऐसे ही हमारे जनपद के किसी भी क्षेत्र में जहाँ पर सरकारी ज़मीन पर कब्जे
पाए जा रहे हैं, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हैं या हमारे सरकारी ज़मीन है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की या इरिगेशन की, पीडब्ल्यूडी की, उन सभी अधिकारियों को जिम्मेदार बनाया गया है अपनी अपनी ज़मीनों को कब्जा मुक्त कराने के लिए, और इसमें मैजिस्ट्रियल सपोर्ट और पुलिस असिस्टेंस उनको प्रदत्त की जा रही है। कुंभ मेले की तैयारी को लेकर शुक्रवार को हरिद्वार में बड़ी मीटिंग होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी अखाड़ों के साधु संतों के साथ चर्चा करेंगे। शुक्रवार को होने वाली मीटिंग को लेकर डाम कोठी के पास गंगा घाट पर तैयारियां की जा रही हैं। मेला प्रशासन ने सभी अखाड़ों के साधु संतों को मीटिंग के लिए निमंत्रण भेज दिया है। मीटिंग में कुंभ मेला 2027 को पूर्ण कुंभ के रूप में आयोजित करने को लेकर भी घोषणा हो सकती है। आपको बता दें कि कुंभ मेला 2027 को लेकर ये मुख्यमंत्री की अखाड़े के साधु संतों के साथ पहली बैठक होगी, जिसको लेकर अखाड़ों के साधु संत भी उत्साहित हैं। हमारे द्वारा यहाँ पे जो बैठक आयोजित की गई है समस्त अखाड़ों के साथ, तो उसी के क्रम में आज यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं और बैठक होगी, और बैठक के बाद जो उस पर चर्चाएं होंगी, यही प्रोग्राम है जी। माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे, यहाँ के जो कुछ जनप्रतिनिधिगण हैं वो रहेंगे, अधिकारी रहेंगे, और जो हमारे 13 अखाड़े हैं वहाँ उनके यहाँ से प्रतिनिधिगण रहेंगे। तो मुख्यमंत्री जी की बैठक है, उसमें उन्होंने आमंत्रित किया है सभी अखाड़ों को, तो उसमें सम्मिलित होंगे और वहाँ पे जैसी वार्ता होगी उसके बाद विचार विमर्श किया जाएगा। विकासनगर में तेज रफ्तार उप खनिज सामग्री से लदा ट्रक तेज अनियंत्रित होकर सीधे बाउंड्री वॉल तोड़ता हुआ एक घर के अंदर जा घुसा। हादसा इतना भीषण था कि पूरी दीवार ढह गई और ट्रक का अगला हिस्सा घर में फंस गया। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये ट्रक घर में घुसा उस समय परिवार के सदस्य घर के दूसरे हिस्से में मौजूद थे, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। जानकारी के मुताबिक 10 दिनों में ये दूसरी बड़ी घटना है और दोनों ही हादसे उप खनिज होने वाले बेलगाम वाहनों की वजह से हुए हैं। ऐसे में कई सवाल लोग उठा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि ओवरलोड वाहनों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। नरसिंह मंदिर ज्योतिर्मठ में आत्मगुरु शंकराचार्य की पवित्र गद्दी वैदिक पूजा के साथ शीतकाल के लिए विराजित हो गई है। अब 6 महीने शंकराचार्य गद्दी के दर्शन जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में ही होंगे। गौरतलब है कि भगवान श्री बद्री विशाल जी के कपाट खुलने के बाद श्रद्धालुओं को बद्रीनाथ धाम में गद्दी के दर्शन होते हैं और कपाट मंगलम के बाद नरसिंह मंदिर स्थित पौराणिक मठागण में गद्दी दर्शन होते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। गुरुवार सुबह अदमी गुरु शंकराचार्य गद्दी की पूजा अर्चना के बाद योग ध्यान बद्री मंदिर पांडुकेश्वर में डोली को ज्योतिर्मठ के लिए रवाना किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गद्दी की पूजा अर्चना की। धामों के जो कपाट बंद हुए, सबसे लास्ट बद्रीनाथ जी के हुए, तो बद्रीनाथ जी यहाँ पे जो कपाट बंद करके रावल जी की गद्दी और साथ में विष्णु वाहन गरुड़ जी पहुँचे, तो गरुड़ जी यहाँ पे आए और इसी प्रकार प्रक्रिया चारों धाम पूजाएं समाप्त होकर यहाँ पे शीतकालीन बद्रीनाथ जी की पूजा अब विधिवत अपने समय अनुसार यहाँ पे होती रहेगी 6 महीने कपाट खुलने तक। कपाट खुलने के बाद वो पूजा बद्रीनाथ में जैसे चलती है वैसे चलेगी। प्रारंभिक शिक्षकों की भर्ती के लिए राज्य सरकार द्वारा तय की गई शर्तों को चुनौती देने वाली याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में हुई सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने राज्य सरकार से 3 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तारीख तय की गई है।
सर क्या कुछ मामला था कोर्ट ने क्या? इसमें जो प्रारंभिक शिक्षकों की भर्ती हो रही है बेसिक शिक्षा में, तो प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती में एक शर्त रखी गई थी कि उसमें उत्तराखंड से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कैंडिडेट को किया होना चाहिए। तो उस शर्त को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि वो इम्प्लाइडली रेजिडेंस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रतिबंधित किया गया और सिर्फ पार्लियामेंट ही इस बारे में कानून बना सकती है, राज्य सरकार नहीं बना सकती। तो कोर्ट ने उसमें अभी नोटिस जारी किए और जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाई स्कूल और इंटर उत्तराखंड से नहीं किया परंतु उनके पास अन्य शिक्षाएं हैं और पूरी क्वालिफिकेशन रखते हैं, तो ऐसा एक कैंडिडेट था जिसको कोर्ट ने प्रोविजनली प्रतिभाग करने के लिए परमिट किया है। सच में याचिकाकर्ता कौन थे और उनकी प्रेयर क्या थी? याचिकाकर्ता भूपेंद्र सिंह थे। उनकी प्रेयर ये थी कि उन्होंने उत्तराखंड से हाई स्कूल और इंटर नहीं किया है, परंतु इस आधार पर उनको प्रारंभिक शिक्षा के सहायक अध्यापक की भर्ती में शामिल नहीं होने दिया जा रहा। ये शर्त जो है उन्होंने संविधान के विपरीत चैलेंज करते हुए यहाँ पर कोर्ट में रिट फाइल की थी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा में रेफरल में मॉनिटरिंग समिति की पहली बैठक जिलाधिकारी अंशुल सिंह की अध्यक्षता में जिला कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें अस्पतालों के सभी रेफरल मामलों की समीक्षा कर समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि आपदा स्थितियों में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और रेफर मरीजों का अपडेट अनिवार्य रूप से लिया जाए। 108 एम्बुलेंस सेवा और अस्पतालों के बीच बेहतर समन्वय के साथ जच्चा बच्चा मामले का व्यवस्थित डेटा रखने पर जोर दिया गया। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि 1 से 23 नवंबर तक रेफरल प्रतिशत ओपीडी के सापेक्ष पे 1% से भी कम रहा। पेशेंट बाय पेशेंट हमने करा 1 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक जितने पेशेंट रेफ़र हुए थे, तो अराउंड 13,000 से ऊपर पेशेंट के हमारे यहाँ इन पेशेंट मतलब जो आए थे, और उसमें से हमारी जो रेफरल रेट था वो 0.047% आया था। बट ये एक और डेटे को बेटर करने के लिए हमने ये बोला है कि प्रेगनेंसी के कितने बच्चे आप डिलीवर करते हो, कितने रेफ़र करते हो, तो इस लेवल पे हमें डेटा हर CHC, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और बेस हॉस्पिटल से चाहिए होगा। बेस हॉस्पिटल के पास ये डेटा था कि उन्होंने 224 के ऊपर डिलीवरी करी थी और 5 ही सिर्फ केसेस रेफ़र हुए थे, विच इज़ वेरी गुड। उन्होंने रेशियो काफ़ी अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है। अभी उनको सुपर स्पेशलिटी के जो केसेस थे वो रेफ़र हुए थे। तो टर्चरी केयर में आप देख सकते हैं कि बेस हॉस्पिटल इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब। दूसरा हमने ये देखा गया कि 108 जो एम्बुलेंसेज रहती हैं उनको कैसे हम लोग प्रॉपर और इफ़ेक्टिव फंक्शनिंग करा सकें, उसके लिए भी CMO, CMS और इन सब से अभी समन्वय के लिए एक मीटिंग रखी है 108 की। तो कल ये लोग CMO साहब अपने लेवल पे 108 की मीटिंग एक ले लेंगे, जिससे ये इंश्योर हो जाएगा जैसे कोई पेशेंट अगर उसे डायरेक्टली बेस आना है तो वो क्या मानक बनाए जाएँ कि उसको रानीखेत ना जाना पड़े, डायरेक्टली हम बेस भेज सकें, ताकि जो भी केयर है। हरिद्वार में चाइनीज मांझे की वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। सप्तऋषि फ्लाईओवर पर एक बाइक सवार मांझे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया। घटना के सामने आते ही जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को चाइनीज मांझे की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने और पूरे शहर में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। डीएम ने साफ चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित मांझा बेचने पाए गए किसी भी दुकानदार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाँ ठीक है, अब मुख चला के दिखाओ, कोई दिक्कत सरल। आप एक काम करिए राइट साइड। हाँ ठीक है, अब मुख। पूर्व में भी घटनाएं हुई हैं जो ये चाइनीज मांझा जैसा जो चीज़ है, जिसकी वजह से कि काफ़ी हादसे और स्पेशली 2 व्हीलर्स आदि पर जो लोग सवार करते हैं उस पर हादसे की जो घटनाएं होती हैं, उसको लेकर सभी SDMs को और पुलिस में COs को डायरेक्शन दिए गए थे। लगातार इस पर हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। कल हरिद्वार और रुड़की में, भगवानपुर में, सभी जगह ऐसे हमने कुछ स्टोर्स आइडेंटिफाई किए जहाँ पर इसकी बिक्री भी हो रही थी। उन पर हम लोग विधिक कार्रवाई भी कर रहे हैं। जो सामान था उसको जब्त भी कर लिया है। इसके अतिरिक्त सभी व्यापार मंडलों से भी हम लोग के जो SDM से वार्ता कर रहे हैं कि कोई भी इस तरह का कोई भी सामान ना बेचे, जिससे कि किसी की दुर्घटना हो या किसी की जान माल को हानि हो। और सभी से अनुरोध है कि इस प्रोडक्ट को बिल्कुल भी सेल ना करें, और अगर कोई भी फिर भी इसके बाद भी बेचता हुआ पाया जाता है जिसकी वजह से कोई दुर्घटना होने के चांसेस हैं, तो उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। हमने डिसाइड किया कि क्योंकि इसकी वजह से कई दुर्घटनाएं हुई हैं, तो इसमें सख्त धाराओं पर हम मुकदमा भी दर्ज करेंगे और उसके अतिरिक्त जो भी सामान पाया जाएगा उसको जब्त करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।